चलिए तो गुड इवनिंग बच्चों। आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सेकेंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद मैं थोड़ा आपको जनरेटर बताऊंगा, फिर खत्म हो जाएगी कहानी, है ना। तो जो आज का टॉपिक है वो है म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस, है ना। टॉपिक का नाम है म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसके पहले आपने सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ लिया है, अब पढ़ाएंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। थोड़ा सा फिर से रिकॉल कराएंगे आपको। सेल्फ इंडक्टेंस में मैंने जो बताई थी बात वो कुछ ऐसी थी कि एक कॉइल है आपके पास, इसमें आई करंट की वैल्यू अगर इंक्रीजिंग है तो जो ईएमएफ इंड्यूस होता था इसमें वो अपोजिंग नेचर का होता था, अगर आपको याद होगा। यानी आई इंड्यूस जो होता था इस वाले में वो इंक्रीजिंग के अपोजिट डायरेक्शन में होता था, यानी कि ये अपोजिट होता था, है ना। यानी अपोजिशन करंट होता था, अपोजिट करंट होता था। वही अगर मैं आई करंट की वैल्यू डिक्रीज करता था, ये बार बार बताना इसलिए पड़ रहा है कि ये हर जगह यूज होगा। अगर मैं आई की वैल्यू क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था, तो सपोर्टिंग करंट जनरेट हो रहा था, यानी ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था उसी के डायरेक्शन में जो सपोर्टिंग नेचर का होता था। आई इंड्यूस्ड जो है वो सपोर्टिंग नेचर का होता है ना। अपोजिट था पहला वाला, दूसरा है सपोर्टिंग। क्लियर है ये सब बात? ये फेनोमेना कैसे होता था? आई की वैल्यू बढ़ती थी, आई इंक्रीज होने से बी की वैल्यू भी बढ़ती थी, और बी की वैल्यू बढ़ने से चेंज इन फ्लक्स क्या होता था, कुछ ना कुछ चेंज इन फ्लक्स आता था, और चेंज इन फ्लक्स के होने की वजह से फैराडे के लॉ की वजह से क्या हो जाता था, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जा रहा था। और चूंकि ये एक ही कॉइल में, खुद के कॉइल में कहानी हो रही थी, इसीलिए इसको हम कह रहे थे सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस कुछ होते हैं ना, सेल्फ इंडक्टेंस। मुझे कुछ याद आ गया। सेल्फ का मतलब क्या होता है? कुछ लोग होते हैं सेल्फ लव टाइप के, मतलब वो अपने आप को ही अपने देखोगे ना ऐनक में देख के, हाय मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ, हाय मैं कितनी सुंदर, वो होते हैं ना। तो ये सेल्फ होता है। कुछ लोगों का अपने बॉडी से ही प्यार होता है, आपने देखा होगा, वो जरा सा खरोंच बर्दाश्त नहीं करेंगे और पूरे बॉडी का हमेशा पॉलिश करते रहते हैं, है ना। अलग अलग से वो अपने बाल की लटे भी संवारते हैं, हमारा तो है ही नहीं, वो अपनी बाल की लटे भी संवारते रहते हैं। तो वो उनको सेल्फ लव होता है अपने किसी भी बॉडी के पार्ट से, तो वो उसी पे परेशान रहते हैं दिन भर, है ना। कोई पता चल रहा है बेसन लगा रहा है ना, कोई क्रीम लगा रहा है ना। तो कुल मिला के वो सेल्फ है। तो इसी तरह ये अगर कॉइल है, इसमें कहानी सेल्फ हो रही है, खुद के कॉइल में हो रही है। सिंगल अपने ही कॉइल में क्या हो रहा है, उसी में चेंज करा और उसी में जनरेट हो गया, तो सेल्फ हुआ कि नहीं? yes, मतलब उसे और किसी कॉइल की जरूरत नहीं पड़ी, अपने ही कॉइल में उसने फ्लक्स में चेंज करा और अपने ही कॉइल में क्या हो गया, ईएमएफ इंड्यूस हो गया। बोलो बच्चे। yes, तो इस तरह की कहानी को हम लोग कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, और हमने इसको नाम दिया था एल का, है ना। yes, ये हमने पढ़ लिया था। इसकी वैल्यू आई थी, क्या आई थी, क्या आई थी, एल डी आई अपॉन में डी टी। मैग्नीट्यूड वाइज अगर बात करें इतना आया था, बोलिए। सेल्फ इंडक्टेंस। अब थोड़ा सा चेंज करेंगे कहानी में, ट्विस्ट लाएंगे। देखिए एक और एक्सपेरिमेंट किया गया, है ना। जैसे मैंने बताया था कि ओरेस्टेड ने कैसे एक्सपेरिमेंट किया था, ये सारी कहानी मैंने शुरू में आपको बताई थी थोड़ी। तो उसी सेंस में क्या हुआ कि एक हमने क्या लिया कि एक सबसे पहले तो हमने एक कॉइल लिया, है ना। इसमें हमने कोई करंट फ्लो करवा दिया, वो वेरिएबल करंट थी, मान लो इसमें मैंने करंट फ्लो करवा दिया। आई जो है वो इंक्रीजिंग नेचर का है, इंक्रीजिंग मतलब चेंजेबल करंट है इसमें, है ना। चेंजिंग करंट है, चेंजेबल करंट है। इसके जस्ट बाजू में एक और हम कॉइल रख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, एक और कॉइल रख रहे हैं, और इस बार उसमें खाली एक गैल्वेनोमीटर क्या कर रहे हैं, लगा दे रहे हैं। उसमें एक गैल्वेनोमीटर लगा दे रहे हैं। गैल्वेनोमीटर सिर्फ इसलिए ताकि वो हमें बता पाए कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं। हमने क्या किया, जैसे ही करंट फ्लो करवाया, ध्यान से देखिए इधर, जैसे ही करंट फ्लो करवाया पहले वाले कॉइल में,
तो पहले वाले कॉइल से इसके कॉइल से लिंक क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा कि नहीं बताइए। अगर मैंने पास में रखा हुआ है दूसरा कॉइल भी, तो क्या फील्ड लाइन इससे पास होंगी कि नहीं होंगी बताइए, होंगी। यस सर। मतलब मैंने ये बोला कि पहले कॉइल में एक कॉइल नंबर 1 है, कॉइल नंबर 1 को हम प्राइमरी रूट बोलते हैं, प्राइमरी कॉइल, और दूसरे वाले को बोलते हैं सेकेंडरी, सेकेंडरी कॉइल। क्लियर है, ये था प्राइमरी कॉइल, दूसरा है सेकेंडरी कॉइल। क्लियर है। यस सर। प्राइमरी कॉइल में मैंने बोला कि मैंने प्राइमरी कॉइल में करंट की वैल्यू चेंज की, तो इससे रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी चेंज हुई होगी। यस सर। मैग्नेटिक फील्ड, वही मैग्नेटिक फील्ड किससे लिंक हो रहा है, कॉइल नंबर 2 से। ये कॉइल नंबर 1 है, ये कॉइल नंबर 2 है। मैंने बोला कि पहले वाले में अगर करंट चेंज करूंगा तो पहले के फील्ड में भी चेंज आएगा, वही फील्ड लिंक हो रहा है कॉइल 2 से। अब कॉइल 2 से वो फील्ड लिंक भी हो रहा है, और जो लिंक है वो चेंज हो रहा है। मतलब अगर दूसरे से लिंक मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो दूसरे में फ्लक्स में चेंज आएगा कि नहीं। yes, और जब दूसरे के फ्लक्स में चेंज आ गया, दूसरे कॉइल के फ्लक्स में चेंज आया, तो करंट भी किसमें इंड्यूस होगा, दूसरे में। मतलब पहले में करंट के वैरी कराने की वजह से दूसरे में ईएमएफ का इंड्यूस हो जाना म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाता है। क्लियर है, इसे समझिए। मैंने बोला कि पहले में हमने करंट इंक्रीज करा होगा तो पहले से लिंक कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, yes, और ये मैग्नेटिक फील्ड अगर लिंक होगा इस वाले से दूसरे वाले से, तो कहानी क्या आएगी, कहानी कुछ नहीं आएगी। कहानी ये आएगी कि पहला वाला के वजह से दूसरा वाला का फ्लक्स, पहले वाले के वजह से दूसरे से लिंक मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से इसमें फ्लक्स में चेंज आएगा, तो दूसरे वाले में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। याद रखना, फील्ड पहले का होगा, करंट क्योंकि पहले में हमने इंक्रीज कराया है तो फील्ड पहले का होगा, लेकिन फ्लक्स चेंज होगा दूसरे में, और दूसरे में ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये कैसे पता चला, जैसे ही हम ये कहानी कर रहे थे तो गैल्वेनोमीटर का जो सुई था वो डिफ्लेक्ट हो रहा था बार बार, तो पता चल गया कि इसमें करंट इंड्यूस भी हो रहा है। इस वजह से हमने बोला कि इस तरह के इंडक्शन को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। आपके अंदर भी म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है ना, बगल में आप देखते होते रहता है, कुछ ना कुछ होते रहता है ना, है ना, जैसे प्रहलाद हो रहा है ना, मिटा दे। पता नहीं उसको म्यूचुअल इंडक्टेंस हो रहा है। कुछ टाइम पहले तक आदित्य को भी था, अभी थोड़ा संत बन गया। म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब है म्यूचुअल, एक दूसरे के वजह से, मतलब कम से कम आपके पास अगर कॉइल के भाषा में बात करें, सर्किट के भाषा में, तो दो सर्किट हो आपके पास, एक में आप चेंज करा रहे हो, उसके वजह से दूसरे में ईएमएफ का इंड्यूस हो जाना म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाएगा। क्लियर है। यस सर। अब ऐसा नहीं कि ये वाला सर्किट में फील्ड यहाँ चेंज करवा रहा है, अब दूसरा कॉइल ले जाके यहाँ रख रहे हैं, जो कि इसके फील्ड से लिंक ही ना हो पाए, तो कोई कहानी नहीं बदलेगी। मतलब इसमें कुछ भी ऐसी घटना नहीं होगी। चलिए आगे इसको समझते हैं, इसके थोड़े एक्सप्रेशन को समझते हैं। ये मिटा दूं, मैं थोड़ा इसको समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। थोड़ा लिखेंगे कैसे, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस आपसे पूछ दिया तो आप हमारे भाषा में थोड़ी बताएंगे एग्जाम में, कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, तो आपको पहली बार मैं थोड़ा लिखवाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिएगा, पहले वाले सर्किट में मान लीजिए जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू आप मान लीजिए I1 है। कितनी है, I1 है। कितनी है, I1। तो I1 जो करंट है, I1 जो करंट है ना, it is changing current in coil first या प्राइमरी कॉइल लिख दो, इसी प्राइमरी कॉइल। ये इसको आपको अपनी भाषा में लिखना है ताकि पेपर में आप लिख पाए, है ना। देखो मैंने इतना काटम पिट्टी कर दी है, लेकिन समझिएगा ये है प्राइमरी कॉइल। अब आपने पहले वाले कॉइल में रिलेटेड जो करंट था उसको आपने चेंज किया, देन मैग्नेटिक फील्ड of coil 1 is also change। बताइए, है ना। Now it is linked with
कॉइल सेकंड बताइए ना, पहले वाला का जो फील्ड है वो दूसरे से लिंक हो रहा है कि नहीं, है ना? तो आपको लिखना है कि इट इज चेंजिंग करंट इन कॉइल 1 जिसको प्राइमरी कॉइल बोला हमने, देन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कॉइल 1 इज आल्सो चेंज, नाउ इट इज लिंक विद कॉइल 2। कॉइल 2 को हम क्या बोलेंगे बताइए? सेकेंडरी कॉइल। क्लियर है? यस सर। बताइए, मतलब पहले में अगर आप करंट चेंज करोगे फील्ड जनरेट होगा, वही फील्ड लिंक हो जाएगा दूसरे से, बस इतनी बात है ना? इतनी सी बात है। अब देखिए, इतनी सी बात है, हमें तुमसे प्यार है, गाना सुने हो? हाँ सर। अरे सच में आप लोग से तो है प्यार, इसीलिए तो पढ़ा रहा है। इट इज चेंजिंग करंट इन कॉइल 1 जिसको प्राइमरी कॉइल कहा हमने, देन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कॉइल 1 इज आल्सो चेंज। मैग्नेटिक फील्ड पहले कॉइल का क्या होगा? चेंज होगा। अब वही मैग्नेटिक फील्ड दूसरे से लिंक हो रहा है कि नहीं? यस सर। है ना? देन फ्लक्स लिंक विथ कॉइल 2, then flux link with coil 2 is also change, and EMF is induced in coil 2 called म्यूचुअल इंडक्टेंस। इस घटना को, इस फिनोमेना को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। याद रखना, कैसे लिखोगे? व्हेन करंट ऑफ प्राइमरी कॉइल इज चेंज, मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड अराउंड इट। और अगर पहले वाले कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया और उसी कॉइल के फील्ड में अगर दूसरा कॉइल हमने रख दिया तो वही फील्ड दूसरे वाले सर्किट से भी लिंक होगा कि नहीं बताइए? अब अगर दूसरे से लिंक होगा तो दूसरे का फ्लक्स भी चेंज होगा कि नहीं होगा? अगर दूसरे में फ्लक्स आपने चेंज करवा दिया तो ईएमएफ इंड्यूस होगा कि नहीं होगा बताइए? हो जाएगा ना? यस सर। बहुत बढ़िया, हो जाएगा। तो इसी घटना को हम लोग कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्लियर है? बोलिए। अब देखिए, अब थियरी हो गई, अब थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन देखते हैं। मैंने बोला पहले वाला जो करंट चेंज होगा, तो पहले वाले के वजह से, पहले वाले में करंट चेंज होने की वजह से पहले वाले के मैग्नेटिक फील्ड को हम लिखेंगे, मान लीजिए कुछ ना कुछ, बताइए। वही फील्ड लिंक है दूसरे से, तो दूसरे में क्या होगा? दूसरे में फ्लक्स भी चेंज होगा। तो फ्लक्स, इसका जो नेट फ्लक्स चेंज होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है? प्राइमरी में करंट के चेंज पर, प्राइमरी के चेंजेबल करंट पर सेकेंडरी का फ्लक्स डिपेंड कर रहा है कि नहीं? सिंपल बताओ ना यार। यस सर। सेकेंडरी में जितना भी चीजें हो रही है सब प्राइमरी के करंट के चेंज होने की वजह से हो रही है कि नहीं? यस सर। तो आप डायरेक्टली बोलो कि I1 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन फ्लक्स इन कॉइल 2। बोल सकते हैं कि नहीं? बताओ। वो भी 2 जो है ना वो phi2 नेट लिखिएगा, नेट फ्लक्स इन कॉइल 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? करंट, इसको ऐसे बोल दो ना भाई, करंट इन प्राइमरी कॉइल, क्लियर है? देखिए, अब देखिए, ये सही है, दोनों एक ही बराबर है, लेकिन ऐसे लिखिए, प्रोपोर्शनल साइन हटेगा, एक कांस्टेंट आएगा, phi2 नेट बराबर आ जाएगा m इंटू I1। इस m को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ, इधर देखो, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, यानी इस m को कहते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्लियर है? यस सर। अब m की वैल्यू अगर आप निकालोगे यहां से तो m बराबर आप क्या लिख सकते हो? phi2 नेट अपॉन में I1। बोलिए। यस सर। phi2 को मैंने पहले भी आपको बता रखा है, वेबर में मेजर करते हैं। वेबर नीचे हो जाएगा, करंट को एम्पियर में, वेबर पर एम्पियर, और वेबर पर एम्पियर को हम लोग हेनरी बोलते हैं, हेनरी। और याद रखिए इसका भी यूनिट हेनरी होगा जैसे उसका होता था, किसका? सेल्फ इंडक्टेंस का।
यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी जो यूनिट होगा वो हेनरी होगा। क्लियर है? म्यूचुअल इंडक्टेंस बराबर वेबर पर एम्पियर, वेबर पर एम्पियर, और वेबर पर एम्पियर को कहते हैं हेनरी। क्या कहते हैं? हेनरी। क्लियर है? देखिएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस अभी आपको लग रहा है कि फ्लक्स और करंट पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल नहीं करता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस चाहे सेल्फ इंडक्टेंस, दो ही चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो शेप एंड साइज, याद रखना किसका? कॉइल का। ओरिएंटेशन या पोजीशन, ऐसे बोलो, इस पे या मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है, और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है। यानी ओरिएंटेशन, शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है क्या? m की वैल्यू। ना फ्लक्स पे डिपेंड करता है, ना करंट पे। किस पे करता है? ओरिएंटेशन, है ना? पोजीशन कहां रखे हो? पोजीशन का मतलब सेपरेशन से है। ओरिएंटेशन, सेपरेशन, और किस पे? शेप एंड साइज ऑफ कॉइल, है ना? यस सर। शेप एंड साइज, शेप एंड साइज ऑफ कॉइल। क्लियर है? यस सर। इन्हीं पे डिपेंड करता है क्या? m। क्या? m। और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है। m हो या l हो, ओरिएंटेशन या सेपरेशन, सेपरेशन मतलब कॉइल के दूर का सेपरेशन बढ़ा दोगे दोनों कॉइल का, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस पे असर पड़ेगा, कम आएगी वैल्यू। क्लियर है? यस। और ओरिएंटेशन, शेप और साइज भी बढ़ाने से चीजें बदलेंगी। लेकिन और आप चाहोगे कि फ्लक्स को चेंज कर दें या करंट को चेंज कर दें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याद रखिए। ये क्लियर है? चलिए, अब आपसे जो क्वेश्चन बनता है वो पूछा जाता है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछता है कि दो लॉन्ग सोलेनॉइड की वजह से, दो कोएक्सियल लॉन्ग सोलेनॉइड की वजह से म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी आती है, कैलकुलेट करो। या दो कोएक्सियल कॉइल की वजह से म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू बताओ। ये दो आपसे क्वेश्चन बनते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, है ना? तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है, मैं बता दे रहा हूं। मिटा दूं? यस सर। देखते रहिएगा बस। फिर से एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं, क्या आया हमारे रिजल्ट। देखिए, हमारा जो रिजल्ट आया वो आया Phi2 नेट, यानी फ्लक्स लिंक विथ कॉइल 2 बराबर है किसके? m इंटू I1 के। क्लियर है? ये यहां तक हम पहुंच चुके हैं। m की वैल्यू मैंने बोला किस पे डिपेंड करता है? बोलिए। ओरिएंटेशन या सेपरेशन ऑफ कॉइल या शेप एंड साइज पर। क्लियर है? इन बात पे L की वैल्यू डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन फलाना डिमांड, है ना? m की वैल्यू इन बात पे डिपेंड करता है और किसी पे डिपेंड नहीं करता। अब देखिए, आपको पता है फैराडे लॉ से कि चेंज इन फ्लक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है? चेंज इन फ्लक्स किसके बराबर होता है? इंड्यूस ईएमएफ के। तो जाहिर सी बात है, फ्लक्स अगर चेंज हो रहा है दूसरे कॉइल में, तो इंड्यूस ईएमएफ किस में होगा? दूसरे कॉइल में। क्या होता है बताइए? नहीं बताएंगे? डी फाई अपॉन में dt ही तो होता है, यही तो होता है विथ नेगेटिव साइन। और Phi2 नेट जो है m इंटू I1 के बराबर है कि नहीं? तो यहां से जो रिजल्ट आ जाएगा, m को बाहर निकाल लीजिए, d I1 अपॉन में dt होगा कि नहीं? यस सर। बताइए, होगा? नेगेटिव साइन विथ नेगेटिव साइन होगा? बोलिए ना। अब जरा मैग्नीट्यूड लीजिए इसका, यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ आएंगे। अब देखिए, मैग्नीट्यूड अगर आप लेंगे तो E2 बराबर डायरेक्ट आ जाएगा m d I1 अपॉन में dt। क्लियर है? ये रिजल्ट आ जाएगा, यानी इंड्यूस ईएमएफ इन कॉइल 2 इज इक्वल टू m d I1 अपॉन में dt।
यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल है ना प्रोपोर्शनल होता है इंड्यूस ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल, याद रखिएगा। एक बात और जो इसमें एक बार डायरेक्ट पूछ लिया था वो मैं आपको बता दे रहा हूं, कह रहा है कि E2 की वैल्यू बराबर हो जाएगी N के, कब? यानी इंड्यूस ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल when the rate of change of current in primary coil is equal to 1 ampere per second। ये एकदम से याद रखिएगा कि इंड्यूस ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल बराबर हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस के यदि आप प्राइमरी कॉइल के करंट का वैल्यू 1 एम्पियर पर सेकेंड रख दे तो। देखिए ना इसकी वैल्यू जैसे ही आप 1 रखेंगे ना इसकी वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी कि नहीं, बोलिए ना, सिंपल है एकदम। तो यहाँ से आपको ये सब बातें आपको आ रही हैं, मैंने कुछ नया नहीं बताया है ना, मैंने सीधे रखते चले गए, क्लियर है? यस सर। अब देखिए यहां तक हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा चीजें बताता हूं, ध्यान से देखते रहिए। क्या देख रहे हो तुम लोग ऐसा यार, बहुत मगन हो तुम लोग। किसी का देख नोट्स खोल लीजिए। ठीक है चलो, दूसरा वीडियो नहीं देख रहे हो, मिटा दूं? यस सर। दिन दहाड़े देख रहे हो हैं? चलो बच्चे, म्यूचुअल इंडक्टेंस फिर से थोड़ा सा। अब अगला हेडिंग है बच्चे म्यूचुअल इंडक्टेंस ड्यू टू टू concentric coil है ना। आपसे पूछेगा दो कंसेंट्रिक कॉइल की वजह से आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू बतानी है। ध्यान से देखिएगा, एक कॉइल है हमारे पास, सीधे बता दूं फिर उसी वाला क्या? चलो ये पहला कॉइल है और एक छोटा कॉइल अंदर रख दे रहा है। ध्यान से देखिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस ड्यू टू टू कंसेंट्रिक कॉइल। मान लो पहले वाले का रेडियस हमने मान लिया Ra, दूसरे वाला का रेडियस मैंने मान लिया Rb। पहले वाले में मान लो, बड़े वाले में रखो ऐसे, बड़े वाले को Ra मानो, छोटे वाले को Rb मानो। क्यों, मैं समझ जाना। पहले वाले में करंट मान लो, पहले वाले कॉइल में देखो, पहले वाले कॉइल में करंट I1 है, दूसरे वाले कॉइल में मान लो इंड्यूस जो करंट होगी उसको I2 मान लेना। लेकिन अभी तुम मान लो पहले वाले में जो कॉइल है उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो I1 है, रेडियस R1 है, दूसरे वाले का रेडियस R2 है। क्लियर है? अब देखो, पहले वाले अगर कॉइल की बात करें, समझना अच्छे से, तो पहले वाले कॉइल के वजह से जो फील्ड होगा उसी के फील्ड में ये दूसरा कॉइल रखा हुआ है, तो पहले वाले से जितना फील्ड में चेंज आएगा क्या दूसरे वाले कॉइल के फील्ड में भी उतना चेंज आएगा। यानी कि इसके वजह से जो फ्लक्स लिंक होगा वो दूसरे वाले में लिंक होगा, सारा का सारा फ्लक्स। तो इसमें जितना हम करंट में चेंज करेंगे उतना इसमें फ्लक्स में चेंज आएगा दूसरे के। क्लियर है? तो यहाँ पे उसी थियरी के अकॉर्डिंग डायरेक्ट अगर हम लिखना चाहें तो हम लिखेंगे Phi2 नेट। इसका मतलब है फ्लक्स लिंक विथ कॉइल 2। देखो ना इधर, इसका मतलब है फ्लक्स लिंक विथ कॉइल 2। इसका मैं आपको दूसरे तरीके से भी समझा देता हूं। हमारे पास दो कॉइल है, दोनों कंसेंट्रिक है, एक के अंदर दूसरा रखा गया है। पहले वाले सर्किट में मैं करंट को चेंज कर रहा हूं, ध्यान से देखना, पहले वाले सर्किट में मैं करंट को चेंज कर रहा हूं। तो पहले वाले में अगर मैं करंट बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा तो उसी के अंदर रखा हुआ है दूसरा कॉइल, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूसरे वाले सर्किट से भी तो पास हो रही होंगी। तो जितना फील्ड में चेंज करेंगे, यानी करंट में जितना चेंज करेंगे तो उतना दूसरे वाले के फील्ड में भी चेंज आएगा। यानी दूसरे वाले से जो लिंक होगा फ्लक्स
उसमें भी चेंज आएगा अगर मैं आई में चेंज करूंगा तो यहाँ से डायरेक्टली जो रिजल्ट आएगा phi2 बराबर वो क्या आता है m इंटू I1। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्लियर है? यस सर। अब जरा एक बात बताना, phi2 फ्लक्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है? फ्लक्स बराबर b डॉट a होता है। हाई नेट बराबर फॉर्मूला क्या होता है? b डॉट a। b डॉट a बराबर फॉर्मूला क्या होता है? ba cos थीटा। ध्यान से देखिए, b की अगर बात करें, देखो अगर करंट इधर फ्लो हो रही है तो फिंगर को कर्व कर दो करंट के डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, मतलब चारों तरफ पे क्रॉस है। यस सर। मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पे इस सर्कल के अराउंड क्या है? क्रॉस है, इनवर्ड है। एरिया या तो हो सकता है प्लेन के इधर या तो प्लेन के अंदर, दो ही डायरेक्शन एरिया का ले सकते हैं। तो एरिया इस केस में क्या रख सकते हैं? या तो रख सकते हैं थीटा की वैल्यू 0 डिग्री या तो 180 डिग्री। हमें फाई के नेट फ्लक्स के खाली मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो कभी भी एंगल को लेके आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ba cos थीटा की वैल्यू जो आएगी वो प्लस ba भी आ सकती है माइनस और माइनस ba भी आ सकती है, याद रखिए, यस सर। है ना? आपको सारी चीजें कॉपी मिलेंगी हर जगह, लेकिन ये चीजें आपको नहीं मिलेगी बुक में या कहीं पर भी। जो मैं बताने जा रहा हूं समझिएगा। यहाँ पर जो नेट फ्लक्स होता है ना एक्चुअल में वो होता है 2ba। 2ba। नेट फ्लक्स जो होता है, एक देखिए आउटसाइड फ्लक्स 2ba। यस सर। ba, यस सर। एक इनवर्ड। लेकिन रियलिटी है कि हम एक बारी में एक ही तरह का फ्लक्स काउंट कर सकते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक ही डायरेक्शन में जा रही है। समझिएगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनवर्ड है तो एरिया भी हम या तो इनवर्ड ले लें या तो आउटवर्ड ले लें। तो इस वाले केस में ba भी हो सकता है या माइनस ba भी हो सकता है। हमने कब बोला कि फ्लक्स के हमको डायरेक्शन से मतलब है? फिलहाल हमें फ्लक्स के मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो मेन जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा? मैग्नीट्यूड कितना आएगा? ba आएगा। बोलिए, आएगा ना? यस सर। थीटा की वैल्यू आइदर 0 और 180 डिग्री। मैग्नीट्यूड की वैल्यू फ्लक्स की कितनी आएगी? b into a के बराबर आएगी। बोलिए, अब देखिए b की वैल्यू जरा बताइए। देखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल एट इट्स सेंटर कितना होता है? 0 होता है। नो सर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल एट इट्स सेंटर होता है, याद होगा अगर आपको, b नॉट बराबर म्यू नॉट I अपॉन में 2r। यस सर। इतना होता था सेंटर पे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल एट इट्स सेंटर होता है म्यू नॉट I अपॉन में 2r। तो पहले वाले कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी बताइए? म्यू नॉट, पहले वाले में करंट कितना फ्लो हो रहा है? I1। वेरी गुड। अपॉन में रेडियस कितना है पहले वाले का? R1। क्लियर है? Yes, sir. एरिया बताओ, एरिया किसका लेंगे, पहले वाले का कि दूसरे का? दूसरे में फ्लक्स लिंक हो रहा है तो दूसरे का एरिया लेंगे। एरिया कितना आ जाएगा? सर्कल ही है भाई, सर्कल का एरिया पाई r2 स्क्वायर होगा। यस सर। तो ये नेट फ्लक्स मिल गया हमको दूसरे से लिंक। किससे लिंक? दूसरे से। दूसरे से लिंक नेट फ्लक्स हमको मिल गया इतना। अब जरा नेट फ्लक्स किसके बराबर है? m into I के इक्वेशन 1 में ये सारी कहानी रख दो, ये वाली, है ना? पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 रख दो जरा, देखना। रखोगे phi2 बराबर तो आ जाएगा म्यू नॉट I1 अपॉन में 2r1 इंटू पाई r2 का स्क्वायर। ध्यान से देखिए, ये आ गया फाई नेट m इंटू I1 के बराबर होगा क्या? I1 से I1 कैंसिल। क्या आया रिजल्ट? m बराबर डायरेक्ट आ गया म्यू नॉट पाई r2 स्क्वायर अपॉन में 2r1। ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस, है ना? देखिए भाई एक बात आपको बता दे रहे हैं, इसको बताने का सबका तरीका सेम होता है, सब लोग यही पढ़ाते हैं, हम कोई नया नहीं पढ़ा रहे हैं। आपको जो मैं अच्छी बातें बताने जा रहा हूँ वो समझिएगा। अब जो मैं बताऊंगा वो डिफरेंस होगा बाकी लोग में, मेरे लोगों में, क्योंकि ये सेम तरीका को आपको हर जगह मिल जाएगा, सब लोग यही कॉपी करते हैं, कोई नया नहीं तरीका है ये सेम मेथड सब लोग बताते हैं। अब डिफरेंस क्या है वो डिफरेंस मैं दिखाऊंगा, क्योंकि मैं भाई गैप फिजिक्स पढ़ाता हूँ तो थोड़ा तो गैप होना चाहिए ना, ये तो सब कहेंगे कि कॉपी ही है। अब देखिए, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस की कहानी एक सिंपल कॉइल के लिए है। कई बारी अगर मैं इस कॉइल को, आपने देखा होगा कि सोलेनॉइड को टोरॉइड के फॉर्म में भी बनाया जाता है, टोरॉइड एक सोलेनॉइड का फॉर्म है। तो अगर मैं किसी सोलेनॉइड को ऐसा बना लूं, पहला सोलेनॉइड, और इससे एक सेम कोएक्सियल मान लो एक बड़ा सोलेनॉइड बना लेता हूं, क्लियर है? समझिए, एक सोलेनॉइड छोटा वाला सोलेनॉइड है
और एक बड़ा वाला सोलेनॉइड है। तो इसको समझने के लिए पहले लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड आपको आना चाहिए, तब ये आप समझ पाओगे। अगर मैं बड़े वाले के करंट को मान लूं I1, बड़े वाले के करंट को मैं मान लूं, यानी कि बड़ा वाला जो कॉइल है ना उसमें फ्लो होने वाला करंट अगर I1 है तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बताइए? Phi2 के जो दूसरे वाला में लिंक हो रहा है। सिमिलरली इसी मेथड से जो बताया मैंने आपको, इसी मेथड से, तो इस हिसाब से Phi2 बराबर M इंटू I1 आएगा कि नहीं बताइए? आएगा। Phi2 की वैल्यू अगर निकालेंगे दूसरे पहले वाले की वजह से तो क्या आएगा? Phi2 बराबर B इंटू A आएगा हमेशा की तरह। Phi2 की वैल्यू B इंटू A आएगा, तो क्या Phi2 के लिए मैग्नेटिक फील्ड जो लेते हैं वो पहले वाले का लेते हैं कि नहीं? Yes, sir. B1 इंटू A2 लिखेंगे, Yes, sir. जो हम लोग सीखे हैं कॉन्सेप्ट। B1 B1 इंटू A2 लिखेंगे। अब देखिए B1 अगर निकालेंगे पहले वाले सोलेनॉइड के वजह से, टोराइड के वजह से, तो याद है आपको पहले वाले टोराइड की वजह से क्या होता था? म्यू नॉट कैपिटल N I1 अपॉन में L होता था पूरा लेंथ। Yes, sir. तो L लिख दो। ये हो गया पहले वाले के वजह से। एरिया किसका रखोगे? दूसरे वाले का। दूसरे वाले का मान लो अगर एक्सिस का रेडियस अगर आपको पता है तो एरिया निकाल के n टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देना, जितने नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे तो पूरे एरिया का फ्लक्स निकल जाएगा। तो n इंटू पाई R2 स्क्वायर। क्लियर है? Yes, sir. तो यहां से जो रिजल्ट आ गया वो आ गया M इंटू I1 बराबर क्या आ गया? आ गया म्यू नॉट n स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर अपॉन में L। ये जो आएगा वो सीधे किसकी वैल्यू आ जाएगी? M की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि यहां से I1 से I1 कैंसिल। क्लियर है? तो ये मैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्टेंस है ड्यू टू टोराइड। क्लियर है? यस सर। ये टोराइड की वजह से रिजल्ट होता है। मैं समझाने की कोशिश किया, ये रिजल्ट टोराइड की वजह से होता है। अब सोलेनॉइड के शुरू से शुरू करते हैं। सोलेनॉइड, लॉन्ग सोलेनॉइड की वजह से कितना होता है उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर है? Yes, sir. और यहां से अगर आपको कोई चीज याद रखना है ना, तो आपको ये याद रखना है कि म्यू नॉट, देखिए इसको थोड़ा आसान बनाते हैं, मिटा दूं बाकी सारी इधर की कहानी। अगर आपको किसी भी कंसेंट्रिक कॉइल की वजह से म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछा तो आप बस इतना याद रखिएगा, म्यू नॉट याद रखिएगा अपॉन में 2r याद रखिएगा। म्यू नॉट अपॉन में 2r। अब r किसको रखना है, हम लिखने का तरीका बता रहे हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस, कभी भी आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू बतानी है दो कॉइल की वजह से, तो आप म्यू नॉट अपॉन में 2r याद रखना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में आप याद रखते हो। ये जो रेडियस होगा कभी भी ना, क्योंकि प्राइमरी कॉइल में कभी भी हम करंट चेंज करके सेकेंडरी कॉइल में म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करते हैं, तो कभी भी आप याद रखिएगा रेडियस जो आप लेंगे पहले वाले का रहेगा। एरिया किसका रहेगा? एरिया हमेशा दूसरे वाले का, यानी पाई R2 स्क्वायर। बस इस तरह से आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस का सीधे रिजल्ट मिल जाएगा, है ना? रटना नहीं पड़ेगा आपको। म्यू नॉट अपॉन में 2r1 याद रखना पड़ेगा, क्योंकि r1 रेडियस आप लोगे प्राइमरी कॉइल का, लेकिन एरिया हमेशा जो लोगे वो सेकेंडरी कॉइल का। तो आप कभी भी रिजल्ट ऐसे याद रखिएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस बराबर म्यू नॉट अपॉन में 2r इनटू एरिया ऑफ कॉइल 2, एरिया ऑफ कॉइल 2। इससे क्या फायदा होगा? म्यू नॉट अपॉन में 2r1 इनटू पाई R2 का स्क्वायर। देखो वही आया रिजल्ट, बोलो। तो इस तरीके से म्यूचुअल इंडक्टेंस इजीली आप निकाल सकते हो। अब देखिए, मिटा दो इसको। Yes. अब थोड़ा क्वेश्चन भी समझाते हैं इससे रिलेटेड। सेम क्वेश्चन में अगर आपसे कह देता कि इसका रेडियस दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए इसका रेडियस दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, है ना? R1 की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, R2 की वैल्यू है 0.5 सेंटीमीटर, है ना? आपसे सीधे पूछा कि म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू बता दो, आप क्या करोगे? यहां रखोगे। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 होती है कि नहीं होती है? म्यू नॉट की वैल्यू, पाई की वैल्यू 3.14, पाई ही रहने दो अभी तो। पाई इंटू R2 का स्क्वायर, R2 की वैल्यू कितनी है? 0.5 इंटू 0.5, 10 टू द पावर -4, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो इतना आएगा। अब मैंने क्या करा, नीचे रखा 2 इंटू R1। R1 की वैल्यू कितनी है? 2 सेंटीमीटर। 10 टू द पावर -4 से 10 टू द पावर -4 कैंसिल, 4 है, 4 से 4 कैंसिल, क्या आया? पाई स्क्वायर
इंटू 10 टू द पावर -7 है ना, 25 इंटू 10 टू द पावर -2, तो ये आ जाएगा 25 पाई स्क्वायर 10 टू द पावर -9। ये जो आएगा वो हेनरी के फॉर्म में आएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू। एम की वैल्यू आ जाएगी इतनी। क्लियर है? अगर आर की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, R1 की वैल्यू और जो दूसरा कॉइल है उसकी वैल्यू है 0.5 सेंटीमीटर, तो इनके बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस इतना हो। क्लियर है? इस तरीके से आप म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल सकते हो। आगे देखो, मिटा दूं? ध्यान से देखिए, अब अगला हेडिंग है म्यूचुअल इंडक्टेंस ड्यू टू टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड यानी दो सोलेनॉइड की वजह से आप कैसे निकालोगे। सिमिलर मेथड है, कुछ भी नहीं करना है। अगर दो कोएक्सियल सोलेनॉइड की वजह से अगर आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है तो ये उसी तरह सिंपल है जैसे पहला वाला। आपको दो सोलेनॉइड बनाना है लॉन्ग, ये पहला सोलेनॉइड मैं बना रहा हूं, एल लेंथ के दो सोलेनॉइड हम बना रहे हैं। मान लीजिए इसका पूरा लेंथ जो है वो है एल। एक छोटा सा सोलेनॉइड भी बना दो सेम लेंथ का। क्या हो गया भाई? खाना खुशी आपको बुखार आ रहा क्यों भाई? अरे ऐसा मत बोल यार। क्या उसका तबीयत खराब है, बता रहा था दिन में, वैसे उसको घाव हो रहा है थोड़े से, अभी तो कह रहा हूँ। वो सब होते रहता है। बरसात का मौसम में कई बार इन्फेक्शन हो जाता है ब्लड वगैरह में, है ना। चलो, बड़ा वाला जो कॉइल है, देखो सोलेनॉइड का मतलब क्या होता है, हम कॉपर एल्युमिनियम के वायर को जब ग्रैब करते हैं एक दूसरे के पास में, है ना, तो जो स्ट्रक्चर बनता है सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, उसको सोलेनॉइड कहते हैं। दोनों का पूरा लेंथ जो है वो है मान लो एल। कितना है? एल लेंथ है। पहला वाला जो बड़ा वाला कॉइल है ना, जिसका बड़ा रेडियस है, वो हम मान ले रहे हैं। बड़ा वाला जो रेडियस है यहां से लेके उसको मैंने मान लिया R1, है ना। पहले वाले का जो बड़ा वाला जो है उसको मैंने मान लिया प्राइमरी कॉइल, क्योंकि प्राइमरी हमेशा बड़ा होगा, उसके बीच में सेकेंडरी होगा। कॉइल वाले केस में याद रखना, प्राइमरी जो सबसे बड़ा वाला होगा वो प्राइमरी होगा और जो छोटा होगा वो सेकेंडरी होगा। ये क्योंकि आप उसी में लिंक करा रहे हो ना, तो लिंक वाला हमेशा उसके अंदर होगा। सेकेंडरी हमेशा प्राइमरी के अंदर होगा अगर कॉइल की बात करें तो, क्योंकि उससे लिंक होगा, है ना। देखो, और ऐसा नहीं कि कुछ अलग आएगा। तुम म्यूचुअल इंडक्टेंस पहले की वजह से दूसरे में निकालो या दूसरे की वजह से पहले में निकालो, बराबर आएगा। याद रखिए। अब देखिए, पहले वाले में मैंने मान लिया रेडियस कितना, R1। करंट मान लो इसमें पहले वाले में कितना फ्लो हो रहा है, I1। करंट इन प्राइमरी कॉइल, करंट इन प्राइमरी कॉइल I1 है। जरा बताइए, इधर देखो ध्यान से। पहले वाले में अगर करंट फ्लो करवा रहे हो तो पहले वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, पहले वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड किससे लिंक हो रहा है, दूसरे वाले से। तो दूसरे वाले से लिंक हो रहा है तो दूसरे वाले के फ्लक्स में भी तो चेंज आएगा पहले वाले के करंट के चेंज होने की वजह से। तो पहला हमने I1 करंट चेंज करा, तो I1 के वजह से ड्यू टू चेंज इन करंट I1, है ना। यस सर। मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड changes around सेकेंडरी कॉइल। बताओ, सेकेंडरी कॉइल पहले वाले के अगर करंट में चेंज करेंगे तो फील्ड क्या होगा,
सेकेंडरी कॉइल का अराउंड चेंज होगा। सेकेंडरी कॉइल का जो रेडियस है वो कितना है, R2 है, याद रखना। पहले वाले में करंट I1, रेडियस R1, दूसरे वाले का अभी हमने पता करा कि जो रेडियस है वो R2 है ना? यस सर। अब समझिएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू प्राइमरी कॉइल कितना हो जाएगा, I1 V1 मान लो उसको, कितना होगा? तो आपको पता है इनसाइड सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो कितनी आती है, म्यू नॉट एन आई आती है कि नहीं? पहले वाले कॉइल की वजह से कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट एन I1, बताइए, बोलिए ना। यस सर। अब देखिए इतनी हो गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू प्राइमरी कॉइल। अब ये फील्ड जो है वो लिंक हो रही है सेकेंडरी से, है ना? ड्यू टू दिस फ्लक्स लिंक विथ सेकेंडरी कॉइल कितना हो जाएगा, ड्यू टू दिस फ्लक्स लिंक विथ सेकेंडरी कॉइल, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, phi2 नेट बोलेंगे। phi2 नेट क्या होगा, आपको बहुत अच्छे से पता है, यहां पर भी क्या होगा, देखो करंट सिंगल एक कॉइल की वजह से, देखो सिंगल एक कॉइल की वजह से क्या होगा, आगे की तरफ करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, फील्ड अंदर की तरफ है और एरिया भी अंदर की तरफ है, तो B इंटू ए क्या हो जाएगा, B इंटू ए के बराबर आएगा, BA के बराबर। B जो आया वो कितना आ गया पहले वाले की वजह से, बताओ, म्यू नॉट एन I1। अब बताओ एरिया किसका लोगे, दूसरे वाले का लोगे, छोटे वाले का लोगे ना, क्या लोगे, छोटे वाले का लोगे, ले लो भाई छोटे वाले का, कितना हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर होगा। देखो ये आपने फ्लक्स निकाला सिर्फ एक कॉइल के वजह से, आपके पास टोटल नंबर ऑफ कॉइल तो n है, नंबर ऑफ कॉइल तो n है ना, तो कैसे निकालते हो नंबर ऑफ कॉइल, आपको पता है n बराबर होता है कैपिटल N अपॉन में L, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को हम लोग बोलते हैं स्मॉल n, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा। देखो ये वाला जो था ना, पहला वाला जो टर्न्स था, अगर मैग्नेटिक फील्ड मैंने बनाया था, ये तो पहले वाले का नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन प्राइमरी कॉइल, ये है करंट इन प्राइमरी कॉइल। तो यहाँ पर पहला वाला तो N1 हो गया, दूसरा वाला क्योंकि फ्लक्स लिंक तुम दूसरे से करवा रहे हो, तो यहाँ पर जो N आएगा, बड़ा N आएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल वो कितना आ जाएगा, N2 into L आएगा कि नहीं, बता दो, बोलो। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल कितना आ जाएगा, N2 into L, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल में कितना हो जाएगा, बताओ, N2 into L होगा। दूसरे वाले में जितने नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ रहेंगे उस सेल से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे नंबर ऑफ टर्न्स मिल जाएंगे, करो, म्यू नॉट N1 N2 से मल्टीप्लाई करो, N2 into L से, I1 into पाई R2 का स्क्वायर into N2 into L, क्लियर है? तो यहां से आपका आ गया phi2 नेट, क्लियर है? और phi2 नेट किसके बराबर होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस के फॉर्मूला से, phi2 नेट M into I1 के बराबर होता है। तब यहां पर है ना, अकॉर्डिंग टू म्यूचुअल इंडक्टेंस के हिसाब से हमको पता है कि M इंटू I1 जो होता है वो बराबर होता है phi2 नेट के, होता है phi2 नेट की वैल्यू कितनी है, यहां से बताओ, म्यू नॉट N1 इंटू N2 पाई R2 स्क्वायर इंटू L, वो बराबर होगा M इंटू I1 के। I1 से I1 कैंसिल हो गया कि नहीं, I1 इधर भी था, I1 से I1 कैंसिल हो गया, M बराबर डायरेक्ट क्या बचा जरा बता दो, म्यू नॉट N1 N2 पाई R2 स्क्वायर इंटू L, ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस ड्यू टू टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड, क्लियर है? यस सर। पहले वाले में देखो N1 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, N2 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, क्लियर है? यस सर। हमने
क्यों लिया यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स में N2 into L क्यों लिया? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हमें सेकेंडरी कॉइल में चाह रहे थे। ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स किसमें था? सेकेंडरी कॉइल। नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, तब हमें N2 लेना पड़ा। क्लियर है? बोलिए, समझ में आया? तो ये है म्यूचुअल, ये आपको रिजल्ट सीधे याद रखना है ये सब का। कई बार आपसे क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आप कर लें, है ना। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दे रहे हैं इस टॉपिक से, 2 मिनट और लेंगे फिर छोड़ देंगे। देखिएगा ये हो गया। आपको याद रखना है म्यूचुअल इंडक्टेंस ड्यू टू टू कोएक्सियल सोलेनॉइड इज इक्वल टू म्यू नॉट n1 n2 पाई r2 का स्क्वायर इनटू l। यहां पर भी देखो ना, दूसरे वाले का एरिया हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे आपको याद रखना है म्यू नॉट n1 n2। कई बारी एक ही अगर कॉइल की वजह से पूछा जाता है, सेल्फ की वजह से अगर पूछा जाता है, देखो सेल्फ, इधर देखो ना, सेल्फ इंडक्टेंस भी यहाँ निकाल सकते हो तुम, खाली म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं। एक ही कॉइल में अगर सेल्फ इंडक्टेंस पूछता तो n1 और n2 आपस में बराबर होते, तो म्यू नॉट n स्क्वायर पाई r स्क्वायर इनटू l रिजल्ट आता एक ही कॉइल में सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू। क्लियर है? yes, कितना आता? म्यू नॉट n स्क्वायर पाई r स्क्वायर इनटू l। अगर एक ही सिंगल कॉइल होता और उसी में सेल्फ इंडक्टेंस पूछता, सोलेनॉइड की वजह से सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू आती म्यू नॉट n स्क्वायर पाई r स्क्वायर इनटू l। क्लियर है? यस सर। तो ये सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू भी पूछी जाती है, यहीं पे मैं बता रहा हूँ, सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू भी पूछी जाती है। क्लियर है? यस सर। लेकिन जो जरूरी चीजें थी वो मैंने आपको बताई। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कुछ एक्स्ट्रा बताने जा रहा हूँ, मिटा दूं? चलो, मैंने आपको एक बात बताया था कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स फैराडे लॉ से रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो होता है वो इंड्यूस ईएमएफ के बराबर होता है। ये बात आप जानते हो, नेगेटिव साइन लेंज लॉ बताता है। मैग्नीट्यूड की बात करते हैं अगर, तो मैग्नीट्यूड हो जाता है d फाई अपॉन में dt, है ना। जितना फ्लक्स में चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता था। ये कहीं ना कहीं एक वोल्टेज होता है, तो वोल्टेज को हम लोग I इंटू आर लिखते हैं। करंट इंड्यूस अगर आपसे पूछा जा रहा था तो आप ये भी बता रहे थे 1 अपॉन में r d फाई अपॉन में dt, आप बता रहे थे। देखिएगा ये, अब ये कई बार ना, देखिए d फाई अपॉन में dt इंस्टेंटेनियस भी हो सकता है और ये एवरेज भी हो सकता है। जो क्वेश्चन पूछे गए उस पे बता रहा हूं, ये वैल्यू दोनों हो सकती है। एक तो हो सकती है एवरेज और दूसरी हो सकती है इंस्टेंटेनियस। देखिएगा ध्यान से, एवरेज वैल्यू का मतलब हम लिखते, रिजल्ट लिखते 1 अपॉन में r डेल फाई अपॉन में डेल t, ये लिखते। इसका मतलब क्या है? 1 अपॉन में r, देखिए डेल फाई का मतलब क्या है? चेंज इन फ्लक्स, यानी φ2 माइनस φ1 अपॉन में t2 माइनस t1। यहां से आप क्या निकालते हैं? एवरेज निकालते हैं। इंस्टेंटेनियस में आप कैसे निकालते हैं? 1 अपॉन में r d फाई अपॉन में dt टाइम एट फिक्स इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट। जहां से क्वेश्चन पूछा गया मैं वो बता रहा हूं। क्वेश्चन सिंपल दिया हुआ था, यहीं पे देख लो। R की वैल्यू दी हुई थी 10 ओम, R बराबर 10 ओम, और जो आपके पास फ्लक्स था टाइम डिपेंडेंट, टाइम वेरिएबल, वो था फाई बराबर, देखिए 5t स्क्वायर प्लस प्लस 10t प्लस 10, इतना था फाई की वैल्यू। और आपसे पूछ रहा था आई इंड्यूस, तो आई इंड्यूस आपको सीधे बताइए इसमें क्या लगेगा? एट t इज इक्वल टू 1, एट t इज इक्वल टू 1, बताइए एट इंस्टेंट पूछ रहा है कि नहीं? यस सर। तो इसमें क्या लगाओगे? इंस्टेंटेनियस लगाओगे। इंस्टेंटेनियस कितना आएगा बताओ? 1 अपॉन में r d फाई अपॉन में dt आएगा कि नहीं? एट t इज इक्वल टू 1 आएगा। यस सर। d फाई अपॉन dt जरा इसका निकालो, 1 अपॉन में r d फाई अपॉन में dt करोगे तो 5t स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10t प्लस 10 होगा, बोलो ना भाई। यस सर। t की वैल्यू 1 रखो, कितना आ जाएगा? 10 प्लस 10 20। r की वैल्यू कितनी है? 10, कितना आया? 2 एम्पियर आया। यस सर। तो इस तरीके से कर सकते हो। आसान था? यस। लेकिन अगर आप समझोगे तो आसान था। तो यहाँ से ये भी पूछा जाता है
और एक लास्ट रिजल्ट यहाँ पे हम आपको डे 1 को बताए थे, फिर से बता दे रहे हैं। अगर करंट इंड्यूस पता है आपको, यहाँ देखो मैंने बोला आई इंड्यूस बराबर आपको पता है कितना है 1/r d∅/dt है। आई इंड्यूस को क्या मैं dq/dt नहीं लिख सकता। रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज क्या होता है, करंट होता है। तो आपसे सीधे चार्ज ही पूछा जाता है कि चार्ज की वैल्यू बताओ, आप चार्ज की वैल्यू बताओ। तो याद रखना dt से dt कैंसिल, q बराबर q इंड्यूस सीधे पूछा जाएगा 1/r इनटू डेल्टा फाई। ये रिजल्ट भी याद रखना, ये सीधे पूछा गया है मेंस में। मेंस में एकदम आया है, देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर में कि इसमें से कौन सा रिलेशन चार्ज के लिए करेक्ट है। अगर एक सर्किट है जिसमें चेंज इन फ्लक्स फाई है और उसका रेजिस्टेंस r है, तो चार्ज की तरह इंड्यूस होगा, तो चार्ज इंड्यूस होगा del∅/r। क्लियर है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। तो ये बेसिक कहानी के साथ और जो इंपॉर्टेंट बातें हैं इनके साथ मैं अपनी कहानी को विराम देता हूं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, है ना, सब है। What is the meaning of Sabak? अरे